किसी ने क्या खूब कहा है, हुस्न और इश्क एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। कुछ ही दिनों पहले रंजीत और देवी की एंगेजमेंट हुई थी, जिसकी खबर कई दिनों तक मीडिया हाउस के लिए हॉट टॉपिक बनी रही। और हो भी क्यों ना, रंजीत गोवा के बिजनेस टाइकून धनपत राय का बेटा था, जिनका जायका पान मसाला इंडिया और आसपास के कंट्रीज तक में जाता था। और देवी फेमस 5 स्टार होटल लीला मेरिडियन के ओनर मिस्टर अंबुजा की बेटी थी। तो चलिए चलते हैं 2021 की आखिरी शाम, यानी 31 दिसंबर की शाम, जहां एक बीच नाइट क्लब में रंजीत और देवी फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। Hey, देवी! Wow, you're looking gorgeous today. Oh, thank you so much, Ranjit. And you're looking very dashing as well. देखो जरा, वो लड़कियां कब से तुम्हें देखे जा रही हैं। वो मुझे नहीं, तुम्हें देख रही हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। अच्छा, now just wait and watch, okay? Hey, Ranjit, what are you doing? Wait. Everyone, may I have your attention, please? And especially that group of beautiful ladies. Hello, ladies. I want you all to meet my fiancée, Devi Ambuja, the most beautiful and gorgeous girl on this planet. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Well, Miss Fiancée, would you like to say something? You? I can't imagine कि तुम ऐसा कुछ करोगे। Well, I had to tell those beautiful ladies that now I am unavailable. You are not such a clever guy. पता है जब हम उस दिन पहली बार मिले थे वो बुक शॉप में। Oh, yes. How can I forget the most important and beautiful day of my life? मुझे अभी भी याद है कि कैसे तुम जयपुरी कुर्ता और जीन्स, कानों में बड़े बड़े झुमके और अपने रेशमी बाल लहराते हुए बुक शॉप में आई थी। फैज अहमद फैज की बुक ढूंढती हूँ और किस्मत का कमाल देखो कि वही बुक मेरे हाथों में थी। और तभी हमारी आंखें मिली और तुमने कितने प्यार से वो बुक मेरी तरफ बढ़ाई। मुझे अभी भी कितनी हंसी आती है सोच के कि तुमने कैसे झिझकते हुए मुझे कॉफी शॉप आने के लिए पूछा था। और बस चल पड़े हम दोनों फैज की गज़लों के बारे में बात करते हुए, और देखो हमारे वो कदम आज हमें कहाँ ले आए। तो फिर चलें, फिर से लहरों से बातें करने, उन्हें हमारी शेर व शायरी सुनाने। क्यों नहीं मेरे होपलेस रोमांटिक। इतना कहकर रंजीत और देवी पार्टी के शोर शराबे से दूर समंदर के लहरों के पास आ गए। रात का चमकता चांद समंदर में ऐसे चमक रहा था मानो किसी बड़े सीप का मुंह खुला हो और उसके अंदर का मोती बाहर झांक रहा हो। इसी नजारे को देखते हुए दोनों समंदर किनारे रेत पर चलते हुए बातें करने लगे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लग रहा है जब ये लहरें बस पैरों को ऐसे छू के जाते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। इसीलिए तो तुम्हें लाया हूँ यहाँ। एक्चुअली मैं कुछ देर पार्टी की उस भीड़ भाड़ से अलग तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता था। वैसे कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देवी, तुम्हें कैसे लड़के पसंद आते हैं? मतलब प्रैक्टिकल या रोमांटिक, या फिर एकदम क्लीन शेव जेंटलमैन टाइप? वेरी टफ क्वेश्चन, बट आई थिंक आई हैव माय आंसर। मुझे जेंटलमैन टाइप की लड़की बहुत पसंद है, और रोमांटिक हो तो आइसिंग ऑन द केक। वैसे अभी तक तो तुम समझ ही गए होंगे, आई एम अ होपलेस रोमांटिक पर्सन। और मैंने जब तुम्हें देखा था ना, तो उफ, तुम्हारे क्लीन शेव चिजल जॉ देख के मैं तो बेहोश होते होते बची थी। मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे देवी को तो कोई देसी टिमोथी शैलामेट मिल गया। वो भी विद मसल्स। You know, उनकी जलन की बू मुझे आज तक आ रही है। Oh, but you know I am a very practical guy. ये फेस, ये लुक्स, ये सब ज्यादा मायने नहीं रखते। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो बस फिर आपका लुक कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? रंजीत, कुछ हद तक तो तुम सही हो, पर
मैं ये मानती हूँ कि पर्सनालिटी और लुक्स का काफी इम्पैक्ट होता है, स्पेशली आपकी सोशल लाइफ में। Am I right? हाँ अच्छा छोड़ो बेकार की बात। कल 1 जैन है, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाना चाहता हूँ, चलोगी ना? Yes, why not? By the way, please don't take it otherwise. बस कई बार मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। डोंट वरी, मुझे तुम्हारी सारी बातें रोमांटिक ही लगती हैं। अब इतनी तो रोमांटिक हूँ मैं। अच्छा, सुना है तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, मेरे लिए कुछ भी गाओ ना प्लीज। यारों दोस्ती बड़ी हसीन है। इससे बेटर गाना सुनने के लिए हमें वापस पार्टी में जाना होगा। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द पार्टी, शैल वी? इतना कहकर दोनों उस समंदर की खामोशी को वहीं छोड़कर पार्टी के चकाचौंध में वापस चले आए, जहां न्यू ईयर का जश्न शुरू होने ही वाला था। रंजीत और देवी पार्टी में वापस लौटे ही थे कि रंजीत को उसके कॉलेज का दोस्त ढोलकी मिल गया। हे रंजीत, हे! अरे ढोलकी, तू यहाँ? अरे, तू यहाँ कब, कैसे, कहाँ था इतने दिनों से? अरे, मुझे बताया भी नहीं कि तू यहाँ आने वाला है। अरे रुक, सब बताता हूँ। और ये गॉर्जियस लेडी हमारी भाभी, ओ नहीं, होने वाली भाभी है ना। साले तूने तो बिल्कुल सही जगह हाथ मारा है। मतलब तू ना कभी नहीं सुधरेगा, जूते से मारूंगा तुझे मैं। अच्छा देख, देवी इधर ही आ रही है, अपनी इस फिसलती हुई जुबान को काबू में रखना, समझा ना? हाय, I'm यस, यू आर हमारी होने वाली भाभी। इंस्टाग्राम ने बताया, नहीं तो ये कमीना तो बाप बनने के बाद बताता। हाँ ठीक है, अब बस कर। एनीवेज, लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस यू गाइस। देवी, मीट माय कॉलेज फ्रेंड ढोलकी, एंड ढोलकी, दिस इज माय फियांसे देवी। ओए, तू नहीं बताता तो हमें तो जैसे पता ही नहीं था। पूरे कॉलेज ग्रुप में आपकी फोटो वायरल हो रही है, और ये है कि What? रंजीत, what is this, darling? ढोलकी बस कर, अब जा भाग इधर से और अपनी पार्टी के मजे ले। कहीं भी कुछ भी चपर करने लगता है। और देवी, इन कमीने दोस्तों ने ना इंस्टा से फोटोज लेकर खूब कॉपी पेस्ट किया है, इनकी तो बाद में खबर लूंगा मैं। माई होने वाली भाभी, प्लीज इस डरपोक पर नाराज मत होना, ये तो हमेशा ही फट्टू रहा है। Oh, प्लीज टेल मी, मजा आएगा रंजीत की बातें जानकर, फिर मैं भी टांग खींच पाऊंगी ना इसकी। अब तूने एक और शब्द भी बोला ना, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। खामोश, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को चुप रहना चाहिए। तो मैं कहा था मैं होने वाली भाभी? हाँ, एक दिन नहीं, मतलब एक रात को हम पार्टी करके वापस आ रहे थे और हमारे अजीज दोस्त ड्राइव कर रहे थे और अचानक एक बिल्ली रास्ता काट गई। सुनिए, बिल्ली, फिर क्या? जनाब ने गाड़ी रोक दी, वहां से हिले ही नहीं कि कोई और आगे जाएगा फिर ये जाएंगे। फिर क्या, कुछ देर बाद एक कुत्ते ने रास्ता काटा, तो हमने कहा अब तो चल आगे, पर नहीं, साहब चाहते थे कि इनसे पहले कोई इंसान निकले, तो बस हमने इनको कंधे पर उठाया और सड़क पर खड़ा कर दिया। और क्या? उसके बाद जो जूते पड़े वो नहीं बताएगा? Oh my god, it's so funny. अच्छा चल ना, डांस फ्लोर पर चलते हैं। Yes, please join us. चल आजा। तू जा, और तू तो अब गया काम से। जा, तू डांस कर अपनी गॉर्जियस लेडी के साथ। मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरी प्यारी ड्रिंक बुला रही। अरे वाह, 12 बजने वाले। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस माय फ्रेंड। So friends, the countdown for the new year begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Oh no! What's this? Oh, help! Help! Please help! Please give me sight. Please help. Help. वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और। ऐसे रंजीत और देवी कितने खुशी से न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। न्यू ईयर का काउंटडाउन अभी खत्म ही हुआ था कि अचानक रंजीत की चीख से सब कुछ वहीं थम गया। So friends, the countdown for the new year begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh no! What's this? Oh, help! Help! Please help! Please give me sight. Please help. Help. रंजीत क्या हुआ? Help! Oh no! ओह गॉड, रंजीत की गर्दन में ये कैसे बर्ड है? प्लीज कोई हेल्प करो, प्लीज। Please, stop the music. Stop it right now. Oh, help! This bird. Please कोई इसे दूर हटाओ। ये मुझे मार डालेगी। Oh God, what is this? रंजीत उसे दूर करो, इट्स डेंजरस। ये तो मेरे हाथ में भी काटने की कोशिश कर रही है। ये ले, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। ये ले। रंजीत प्लीज कुछ मत करो, उसे हवा में उड़ा दो। अब उसे पकड़कर मत रखो, प्लीज मेरी बात सुनो, ये कोई बहुत ही खतरनाक बर्ड है। रंजीत प्लीज होल्ड, पकड़ कर रख उसको, हमें एविडेंस चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक इंसान दर्द से चीख रहा है और तुम कह रहे हो कि उस जानवर को पकड़ कर रखो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? देवी, वी नीड एविडेंस फॉर द ट्रीटमेंट कि किस तरह की बर्ड थी। अरे यार, रंजीत ने देखो उड़ा दिया उसे। बाद में अगर एविडेंस की जरूरत होगी तो तुम क्या करोगी? Shut up both of you. क्या चीज थी वो? पहली बार काटा तो लगा किसी बहुत ही नोकीली चीज ने डंक मारा हो, और मैंने उसी वक्त उसे झटक दिया था। पर फिर से दूसरी बार। हे भगवान, जैसे किसी ने हजारों सुइयां चुभो दी हो। तब मैंने उसे किसी तरह से खींचकर अपनी गर्दन से जोर से निकाला। और तुम दोनों पागलों जैसे लड़ने लगे कि तभी वो हाथ से निकल गई। Oh God, I can't tolerate the pain. रंजीत के साथ क्या हुआ था वो किसी को समझ में नहीं आया था। अचानक से मानो जश्न का माहौल जैसे ठंडा पड़ गया था। वो चिड़िया कहां से आई और रंजीत के गले में अपनी सुई जैसे नोकीली चोंच चुभोकर कहां उड़ गई, किसी को भी पता नहीं चला। पर फिलहाल रंजीत की हालत बुरी थी और इसीलिए देवी और ढोलकी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। प्लीज रंजीत, ओपन योर आईज। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, प्लीज। मुझे पानी प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। Where is the emergency ward? ढोलकी देखो, वो रंजीत के पापा धनपत अंकल हमें ढूंढ रहे हैं लग रहा है। अंकल राय, अंकल। रंजीत बेटा, इधर देखो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मारिया, मैं धनपत राय, रंजीत का फादर। मेरे बेटे को क्या हुआ है? कुछ उसको होगा तो नहीं?
प्लीज थोड़ा थोड़ा पानी पानी पिला दीजिए। मेरा गला मेरा मेरा गला सूख रहा है। डॉक्टर, अरे देखिए, इसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया है। अरे कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज। मिस्टर राय, प्लीज हैव पेशेंस और आप सब लोग यहीं रुकिए। I'll let you know more soon. अभी मुझे इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा immediately. टीम, I'm really surprised. What is this? ऐसी कौन सी बर्ड के डंक या चोंच मारने से सिर्फ चेहरा नीला पड़ जाता है? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना है और नहीं देखा है। अगर जहर फैलता है तो इतनी देर में पूरे शरीर में फैल जाता है। नर्स, ये ब्लड पहले आप लेबोरेटरी में चेक करवाओ, फिर शायद कुछ पता चले। What type of poison is this after all? जहां एक तरफ रंजीत की कंडीशंस को देखकर डॉक्टर खुद सरप्राइज थे, वहीं दूसरी ओर धनपत राय, ढोलकी और देवी खुद चिंता में डूबे हुए थे कि अचानक से ये क्या हो गया था। राय अंकल, प्लीज आप बैठ जाओ। और देवी, तुम जरा इधर आना प्लीज। हाँ, are you saying something? Yes, tell me. हाँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, हाँ, प्लीज पूछो, क्या पूछना है? एग्जैक्टली हुआ क्या था? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक्चुअली एज यू नो, मैं बहुत दिनों बाद रंजीत से मिला हूँ। मैं ज्यादा कुछ जानता ही नहीं कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी की दुश्मनी है रंजीत से? किसी पर कोई शक है तुम्हें? और उस ब्लू बर्ड ने सिर्फ रंजीत पर ही क्यों अटैक किया? नो, नॉट एट ऑल। हम बहुत ज्यादा खुश थे और कितने दिनों से न्यू ईयर पार्टी का इंतजार कर रहे थे। पार्टी शुरू होने से पहले हम बीच वॉक के लिए गए थे। रंजीत बहुत रिलैक्स था और कोई टेंशन वाली बात तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। देवी बेटा, आप अब घर चले जाओ। मेरा ड्राइवर आपको घर ड्रॉप कर देगा। मैं और ढोलकी यहाँ पर रुके हुए हैं। Are you sure, uncle? यस बेटा, यू ऑलरेडी लुक सो टायर्ड। तुम घर जाओ एंड थोड़ा रेस्ट करो। ओके अंकल, प्लीज टेक केयर। मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगी। ढोलकी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे बार बार लग रहा है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है और ये जिसकी भी साजिश होगी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ओह यस, आई न्यू इट। मुझे लग ही रहा था। कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, तो आपको नहीं लगता ये इंसिडेंट उससे जुड़ा हो सकता है? हाँ, ये तुमने सही सोचा, क्योंकि ये सिर्फ दोनों की शादी ही नहीं, हमारे बिजनेस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने का जरिया है। देवी के पापा मिस्टर जान की अंबुजा को, जो कि जाने माने होटलियर हैं, उनका पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्व है। और सोचो, उनके घर की बेटी मेरी बहू बनने वाली है। बट अंकल, आपका या रंजीत का लॉस करके किसको फायदा हो सकता है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं अगर आपको किसी पर शक हो? अगर मुझे पता होता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अभी तक जिंदा रहने देता? तुम शायद जानते नहीं हो कि मेरी पहुंच कहां तक है। यस यस, आई नो आपकी पहुंच कहां तक है। वो क्या नाम है उसका? समरेश। वो तुम लोगों का दोस्त, जो शायद अब इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यस यस, समरेश बैनर्जी। हाँ, वो हमारे साथ ही था कॉलेज में। आजकल हम दोनों साथ में ही मुंबई में रहते हैं, पर कई सालों से रंजीत से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, पर सोशल मीडिया से पता चल जाता था कि सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, देखो, उससे एक बार बात करके देखो, अगर वो कुछ पता लगा सके कि ये आखिर किसने किया होगा। यस श्योर अंकल, मैं उससे आज ही बात करता हूँ। यार है हमारा, क्यों नहीं हेल्प करेगा? ढोलकी और धनपत राय ने पूरी रात हॉस्पिटल में बिताई और सुबह होते ही ढोलकी धनपत राय से अपने दोस्त समरेश के साथ लौटने का वादा देकर मुंबई निकल गया। गुड मॉर्निंग अंकल, इट्स 7 AM। आप चाय लीजिए और मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। मुंबई क्यों? क्या फोन में बात नहीं हो पा रही है समरेश से?
हाँ अंकल, हमारे नालायक दोस्त का फोन नहीं लग रहा है और ये उसकी पुरानी आदत है, अचानक से गायब हो जाना, फिर उसके पीछे मुझे जासूस लगाना पड़ता है। मेरा मतलब ढूंढना पड़ता है उस नालायक को, तो मैं जा रहा हूँ उसकी तलाश में। ठीक है, तुम जाओ, मैं हूं यहाँ पर। साले समरेश, फोन उठाना। The person you've called is temporarily not available. ये किस्सा ही कुछ अजीब सा लगता है। मेरा गोवा पार्टी में जाना, वहाँ ये कमीनी ब्लू बर्ड का होना और फिर रंजीत को लव बाइट देना। भाई मेरे भेजे में तो कुछ नहीं घुस रहा है। और वो देवी भी वैसे तो मेरे दोस्त की मंगेतर है, पर पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा उसमें। ढोलकी, ज्यादा सोच मत, फिलहाल इस समरेश साले को उठाते हैं। Mr. Roy, please meet Dr. Maria. ओह, आई थिंक डॉक्टर बुला रही है मुझे। May I come in, डॉक्टर? Yes, please. Have a seat, Mr. Rai. थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है, सब ठीक है? रंजीत से मिल सकते हैं क्या? प्लीज बस ये बोल दीजिए वो ठीक है। Actually, सच बताऊं तो we can't figure it out. रंजीत के फेस तक ही पॉइजन फैला है, पर किस तरह का पॉइजन है कुछ समझ नहीं पा रहा है। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का बर्ड था? क्योंकि जितना मिस देवी और मिस्टर ढोलकी ने बताया उस हिसाब से तो कोई नेचुरल बर्ड नहीं लग रही है, बट वो क्या है कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये पॉइजन ने सिर्फ फेस को ही क्यों इफेक्ट किया। बट आप चिंता मत कीजिए, कुछ और डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, कुछ देर में उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे और जल्द ही रंजीत को भी होश आ जाएगा। डॉक्टर, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपको दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर बुलाना है, आप बुला लीजिए, प्लीज आप कांटेक्ट करिए। मुझे बस चाहिए कि कैसे भी रंजीत ठीक हो जाए। उसका ठीक होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर राय, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इंडिया में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्लीज डोंट वरी। चलिए रंजीत को देख कर आते हैं। मुझे छोड़ो। ओह गॉड, ये क्या हो गया? प्लीज लीव मी अलोन। 31st नाइट को रंजीत के साथ जो भी हुआ, उसने रंजीत को हिला कर रख दिया था। कहां एक तरफ रंजीत अपने फियांसे के साथ न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करते हुए जिंदगी के सुनहरे सपने देख रहा था, कि अचानक इस ब्लू बर्ड के अटैक के बाद उसे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट होना पड़ा। हालांकि उसे दूसरे दिन होश आ गया, और होश आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि ना कोई दर्द बचा था, ना ब्लू बर्ड के हमले का कोई घाव। पर जब उसने नर्स से अपना फोन मांगकर फोन के कैमरे में अपना चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। Oh my God! Nurse! Please, sister! Please call the doctor immediately! Where are you, sister? Can't you hear what I'm saying? सर, are you fine, sir? और आप अपना हाथ चेहरे से हटाइए। आपके हाथ खींचने से आपकी वेन्स में ब्लड आ रहा है। प्लीज सर, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अरे समझो, my foot! Call the doctor now! Okay, I'm going. You please stay calm. डॉक्टर, प्लीज जल्दी चलिए। वो आईसीयू का पेशेंट मिस्टर रंजीत। What happened, sister? Just calm down. Let's go. Let me see the situation. रंजीत, प्लीज लुक एट मी। देखिए, इधर देखिए। मैं डॉक्टर मारिया, आपका ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। आप पहले अपने फेस से अपने हाथों को हटाइए। आपको हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या आपको ये स्पॉट्स नहीं दिख रहे मेरे पूरे फेस पर? ये है क्या? और आपने इन स्पॉट्स का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? ओह नो,
ये spots? Oh my God. It means the poison of that bluebird is affecting after 12 hours. Sister, send the patient's blood samples and bring the report in my cabin immediately. नो, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। डैड, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। डैड, मुझे यहाँ से। सिस्टर, अभी तो मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बट मेक श्योर बॉडी में कोई भी चेंजेस आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है? ओके सर। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया रंजीत के साथ? वो ठीक तो हो जाएगा? मिस्टर राय, प्लीज हैव पेशेंस। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब मैं रात को पेशेंट के पास विजिट करने के लिए गया था, तब तक भी वो सिर्फ सेमी अनकॉन्शियस था, बट ही वॉज टोटली इन कंट्रोल। बट आज अचानक ये वाइट स्पॉट्स, आई एम रियली शॉक्ड। थोड़ी देर में कुछ और ब्लड रिपोर्ट्स आ जाएंगे, देखते हैं क्या फाइंडिंग्स मिलती है। तो शाम तक रंजीत के ब्लड सैंपल्स आ चुके थे और उसे पता चलता है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन था। पर ये क्या केमिकल था, इसका पता अभी लगना बाकी था। रंजीत जिद करके घर वापस चला गया और अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया, जबकि दूसरी ओर ढोलकी घूमने का बहाना बनाकर समरेश को जबरदस्ती अपने कार से गोवा लेकर निकल पड़ा था। हालांकि साल के 11 महीने काम और 1 महीने छुट्टी लेकर आराम करने वाले समरेश को लाना इतना आसान नहीं था, और खासकर तब जब उसकी छुट्टी का 1 महीना चल रहा था। फिर ये कार बीच सड़क में बंद हो गई और मेरा कमीना दोस्त पीछे की सीट में आराम से खर्राटे मार रहा है। साले उठ! अबे समरेश के बच्चे, कार को धक्का मार। कौन है? दामिनी, यार सोने देना। और ढोलकी आए तो बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। दामिनी, दामिनी। साले अपनी गर्लफ्रेंड को सपने में ही देखता रहता है, सामने बोलने की हिम्मत तो है नहीं कि तू उसको पसंद करता है। अब उठ जा। उठता है कि नहीं? नहीं तो ये पानी डाल रहा हूं। उठ। हैं? ये मैं कहाँ हूँ? और तू मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? मैं तेरी बारात में नागिन डांस करने आया हूँ। ज्यादा भोला मत बन, चुपचाप उठ और कार को धक्का मार। मेरी जो छुट्टियां तू बर्बाद कर रहा है ना, मैं इसका गिन गिन के हिसाब लूंगा। ले, तेरी खटारा को मेरे जैसा काबिल आईवी ऑफिसर धक्का मार रहा है। तेरी कार की किस्मत खुल गई आज। अबे ये अपनी कमर से क्यों धक्का मार रहा है बेवकूफ? गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली अभी तक। अबे भगवान ने तुझे दोनों हाथ किस लिए दिए हैं? ओ हाँ, अच्छा कैसे धक्का मारते हैं मेरे धक्का चैंपियन? प्लीज तू जरा धक्का मार के दिखा ना, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ। तू कभी नहीं सुधरेगा समरेश बनर्जी, 1 नंबर का आलसी है। देखा, ऐसे देते हैं धक्का। ऐसे कमीने दोस्त से दुश्मन वाला। ओए, ओए, मुझे कहाँ इस जंगल में अकेला छोड़कर जा रहा है? अरे कोई रोको उसको। ढोलकी बाबू, अब तो तू हाईवे में बैठ के ढोलकी बजा। ये मेरा फोन हुआ स्विच ऑफ। अब मैं लेता हूँ लॉन्ग ड्राइव का मजा। फूट
फूटी किस्मत मेरी जो ऐसे नालायक दोस्त से पाला पड़ा। साला कहीं मुझे सच में छोड़कर तो नहीं चला गया। कोई भरोसा नहीं इस बेवकूफ का। ओए चरकोट, चल आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। तू ना कभी पिटेगा मुझसे। चल अब स्पीड बढ़ा, बस पहुंचने ही वाले हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। आज तुझे एक शानदार सी बीच रेस्टोरेंट में डिनर कराता हूं। देखिए समरेश बाबू, ये है गोवा का बेहतरीन बीच रेस्टोरेंट कम रिजॉर्ट और इसके ओनर हैं गोवा के जाने माने होटेलियर जानकी अंबुजा। ओए चरकोट, चुप हो जा। ऐसा लग रहा है जैसे तू उनका मार्केटिंग हेड है और मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने आया हूँ। अब तू कुछ भी सोच, तू तो मेरे जाल में फंस गया है। व्हाट? फिर से तू कोई केस तो नहीं ले आया है? अगर ये सच है ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। अरे अरे अरे, साले तुझे फ्री में गोवा घुमाने के लिए लेके आया और तू अच्छा अगर किसी की मुश्किल में काम आ भी गया तो क्या? ओए ओए, क्या कर रहा है? कुर्सी क्यों खींच रहा है मेरी? तेरी कुर्सी नहीं, तेरा भेजा फ्राई कर दूंगा। अब बक जल्दी, क्या केस है? ओए ओए मेरे बाबू मोशाय, ये हुई ना आईबी ऑफिसर वाली बात। बकेगा अब कि रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दूं तुझे? ओके, देख तूने कल रंजीत की न्यूज तो सुनी होगी। हाँ वही ना, एक ब्लू बर्ड ने किसी रईसजादे को लव बाइट दी थी। क्या बात है, आखिर दोस्त किसका है? बिल्कुल सही कहा, लव बाइट ही दी है। हाँ, और आज न्यूज में आया था कि रंजीत के चेहरे में वाइट स्पॉट हो गए हैं और वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है। ये सारे अमीर लोग अपने लुक्स को लेके इतने इनसिक्योर रहते हैं कि। हाँ यार, तू सही कह रहा है। अब मुझे देख, मैं तो पैदाइशी हैंडसम, पर तेरी नाक देख इधर से ना थोड़ी सी टेढ़ी है। आ इधर आ, मेरा जो 2.5 किलो का हाथ तेरे मुंह में पड़ेगा ना तो बिना नाक के तू और हैंडसम लगेगा, समझा? अरे मत कर, मैं तो मजाक कर रहा था। देख देख देख, सारी लड़कियां कब से तुझे देख रही हैं। वो तो है। सुन सुन सुन, न्यूज से तो तुझे ये भी पता चल गया होगा कि वारदात की जगह यही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। और एक खास बात कि जिस चेयर में तू बैठा हुआ है, ठीक इसी चेयर में कल रंजीत बैठा हुआ है। साले, तू दोस्त है कि दुश्मन? ये मनहूस चेयर ही तुझे मिली थी बैठने के लिए। बैठ जा। अरे तू ही तो कहता है कि किसी भी केस को समझने के लिए उस केस को फील करना पड़ता है। तो तेरी फीलिंग को लाने के लिए मैंने सेम चेयर का सहारा लिया। तू जब भी मुंह खोलेगा ना बकवास ही करेगा। ढोलकी, तेरे पीछे देख, कोई है। और 31 की अगली सुबह रंजीत को होश आते ही कुछ ही देर में उसका चेहरा व्हाइट स्पॉट से भर गया था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के बर्ड का पॉइजन था जो सिर्फ फेस पर इफेक्ट कर रहा था। डॉक्टर्स भी इस मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे थे। रंजीत इन सब से इतना परेशान हो गया था कि उसने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था, जबकि उधर उसका फ्रेंड ढोलकी अपने आईबी ऑफिसर फ्रेंड सरमेश बैनर्जी को लेकर गोवा पहुंच चुका था। ढोलकी, देख तेरे पीछे क्या है? क्या है? कहीं कमीनी ब्लू बर्ड तो नहीं? कल ठीक इसी समय इसी जगह एक ब्लू बर्ड ने एक बंदे पर हमला किया था जो ठीक तुम्हारी तरह कुंवारा था, और आज तुम भी उसी टेबल में बैठे हो। एंड यू नो, वो ब्लू बर्ड सिर्फ और सिर्फ कुंवारे लड़कों पर ही हमला करती है।
और अब आज तुम्हारी बारी है ढोलकी। भूत से निकट नहीं आवे, जो हनुमान नाम ध्यावे। ओए नौटंकी, नाटक मत कर, अब पीछे मुड़ के देख, तेरे नाम का बोर्ड लिए ड्राइवर घूम रहा है। वैसे तुमको क्या लगा मैं एक चिड़िया से डर जाऊंगा? नो वे। अच्छा, तुझे कैसे पता कि वो ड्राइवर ही है? पीछे घूमकर देखेगा तो देख पाएगा कि उसने ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी है। हाँ जी, मैं ही ढोलकी हूँ। इधर देखो। अबे चमन चूतिए, और कितना ठूसेगा? और यहाँ बैठ कर गला फाड़ने से अच्छा है कि हम उठ कर भी उस ड्राइवर के पास चले जाएं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। लगता है धनपत राय ने गाड़ी भेजी है। वाह, आखिर भगवान ने सुन ली मेरी। अब तेरी खटारा कार का पीछा छूटा। अच्छा सुन समरेश, तू मेरे साथ आया है तो प्लीज तुझे मैं गोवा पूरा घुमा दूंगा। बस तू एक बार मिस्टर राय के सामने ना थोड़ा सीरियस रहना। ओए, तू क्या चाहता है कि मैं देवदास बन जाऊं? और मैं छुट्टियां मनाने आया था। शुक्र मना इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ कर दी मैंने। अरे तू तो मेरा यार है, मुझे पता है तेरे जैसा कोई भी दूसरा ऑफिसर नहीं है आईबी में। मतलब तू कभी कभी थोड़ा सा बेवकूफ सा बिहेव करने लगता है। देख भाई देख, मारना मत अब। साले, तुझे तो मैं अभी कार से बाहर फेंकता हूँ। कोई मत कर। देख अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, फिर तुझे चाचा कहने वाले लोग भी तो चाहिए ना। कमीने, तू कभी नहीं सुधरेगा, है ना? अच्छा सुन, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि उस दिन न्यू ईयर की पार्टी में कई लोग थे, पर उसने सिर्फ रंजीत पर ही क्यों अटैक किया? और हम सब ने उस ब्लू बर्ड को काफी देर तक उड़ते हुए देखा, तो मैंने सोचा भाई गोवा में इस तरह की अजीब चिड़िया भी होती हों। इनफैक्ट मैंने ये फोटो भी खींची थी उस बर्ड की, कि फिर बाद में गूगल में देखूंगा कि आखिर ये किस तरह की बर्ड है। ओह, दैट्स ग्रेट। अभी इसको गूगल में सर्च कर। उत्तरी की गूगल बाबा कह रहे हैं नो रिजल्ट्स फाउंड। मतलब मीन्स कि ये कोई आर्टिफिशियल बर्ड है, किसी इंसानी दिमाग की खुराफात। हाँ यार, तू तो सही कह रहा है शायद, क्योंकि बर्ड के इतनी जबरदस्त लव बाइट के बाद भी रंजीत के गले में कोई निशान नहीं है। यार मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने भी जब मुझे लव बाइट दी थी ना, तो एटलीस्ट हफ्ते भर तक तो वो निशान रहा था, और मैं तो पूरे एक हफ्ते तक नहाया भी नहीं था। अरे क्या दिन थे वो। ओए रोमांस के देवता, अपनी कहानी से बाहर निकल, लगता है हम पहुंच गए। आइए मिस्टर बैनर्जी, अपने खूबसूरत पैरों को जमीन पे रखिए। आपका स्वागत है धनपत राय की हवेली में। ओए चिरकुट, पहले तो तू उसका एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर। जब से आया हूँ तब पहले तो होटलियर अंबुजा की तारीफ कर रहा था, और अब ऐसे कोठी में एंटर करा रहा है कि जैसे तूने ही इस कोठी को बनवाया हो। कहीं तुझे इन लोगों ने अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तो नहीं बना लिया? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुझ पर इंप्रेशन जमाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। नमस्कार, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को यहाँ आने में? नमस्कार, आपकी तारीफ। मैं धनपत राय, रंजीत का फादर। मैंने ही ढोलकी से रिक्वेस्ट करके आपको यहाँ बुलवाया है। नमस्कार अंकल, देखिए हम आ गए आपकी सेवा में। अरे बेटा, सेवा का मौका तो हमें मिलेगा अब आप लोगों की खातिरदारी करके। आइए, अंदर आइए। आपसे एक सवाल है मिस्टर राय। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि रंजीत के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ घंटों बाद ही आपने इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू कर दी।
आपको ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही कैसे पता चल गया कि किसी का प्लान्ड अटैक है? सच बताऊं, जब से ये रिश्ता तय हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। ब्लू बर्ड के अटैक से कुछ दिनों पहले ही रंजीत की कार चोरी हो गई थी। फिर वही कार पूरी तरह डैमेज कंडीशन में घर के सामने खड़ी मिली और एक दिन मेरे पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया कि रंजीत की जान को खतरा है। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे इंडिकेशंस के बाद इस एक्सीडेंट का ताल्लुक भी रंजीत की जान लेने से या उसको नुकसान पहुंचाने से होगा। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की अभी तक? आइए, अंदर आइए। ये देखिए, ये आप लोगों का रूम है। हाँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पर मुझे लगा ये बात उतनी सिंपल नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलवाया। ठीक है, अब रात काफी हो चुकी है, कल आराम से बैठ के बात करते हैं। आप भी आराम फरमाइए। आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ। हाँ हाँ, खाना बिल्कुल भिजवाइए। साले बेटू, इतना खाएगा? अभी तो इतना ठूस के खाया था। नहीं नहीं, हम अभी डिनर करके आए हैं, आप आराम से सो जाएं। ओके, गुड नाइट। चलना ढोलकी, थोड़ा अपने गम को धुएं में उड़ा के आते हैं। यू नो ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, मुझसे पूछ के ही ये टैगलाइन लिखी गई थी। तू ना मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। ऐसा मत करो, वहां मत जाओ। चलना है कि नहीं अब? यार, बड़ी शानदार कोठी है, काफी पैसा है भाई। पैसा है तभी तो दुश्मन भी है। हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो देखो तेरे जैसा दुश्मन भी दोस्त बना घूमता है। अच्छा सुन, ये देवी कैसी है दिखने में? देख, दो लोगों की चॉइस है। अरमान के अरमान तो दिल्ली में रह गए, बाकी बचा रंजीत। अरे पूछ मत, बस देवी है देवी, कमाल की खूबसूरत, आंखें बिल्कुल रेखा जैसी, फिगर बिल्कुल कटरीना जैसा और आवाज बिल्कुल सुष्मिता सेन जैसी। तू क्या किसी नई हीरोइन का नाम नहीं ले सकता? और क्या तू सारी बॉलीवुड हीरोइन से उसे सिर्फ कंपेयर ही कर रहा है? देख, वो तेरी होने वाली भाभी है या थी, और भाभी तो माँ जैसी होती है। देख, उसकी कोई छोटी बहन है कि नहीं? मेरे बारे में भी कभी सोच लिया कर चिरकुट। अच्छा, और दामिनी का क्या, जो तेरे आगे पीछे घूमती रहती? देख, मैं अभी फोन लगाता हूँ दामिनी को। साले, बोला था ना, तू दोस्त के नाम पे धब्बा है। रुको रुको, कौन है? रुको, स्टॉप देयर। बलवीर, रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। स्टॉप बलवीर। आप कौन? मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। Oh yeah, I am समरेश बनर्जी। अरे समरेश, ये अरमान रंजीत का कजन है, और अरमान ये समरेश बनर्जी आईबी ऑफिसर है। मिस्टर राय ने इन्हें रंजीत का केस हैंडल करने के लिए बुलाया है। फिर से जॉर्ज से भाई का खेल शुरू। चाचा जी हमें जीने नहीं देंगे। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या बोलूंगा। ये कौन नमूना है यार? तो सही कह रहा है, मुझे भी अब सब नमूने ही लग रहे हैं। वैसे सुना है ये नमूना साइंटिस्ट है और कोठी के बैक साइड में कहीं लेबोरेटरी है इसकी। कोई खास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या ये साइंटिस्ट साहब? वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बलवीर कौन है? इसका क्या सीन है? टू बी कंटिन्यूड। समरेश धनपत राय के आलीशान कोठी पर पहुंचे तो धनपत राय ने उनके सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। पर रात को जब दोनों सिगरेट के कश मारने के लिए कमरे के बाहर निकले तो उनकी मुलाकात धनपत राय के भतीजे अरमान से हुई, जिसने अपने आप को एक साइंटिस्ट बताया। हालांकि भागते हुए वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, पर समरेश का दिमाग चलने लगा था।
उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि हो न हो इस साइंटिस्ट अरमान का इस केस में कहीं न कहीं हाथ जरूर है। इसलिए उसके और उसके भागते बालवीर के बारे में पता लगाने के लिए उसने ढोलकी से पूछताछ शुरू कर दी। यार ढोलकी, ये बलवीर का क्या किस्सा है? मुझे भी कुछ नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है कि वो मिस्टर राय के भतीजे अरमान का असिस्टेंट है और सुना है दोनों मिलके कोई खास रिसर्च कर रहे हैं। ढोलकी, जरा इधर आना, इस पेड़ के पीछे। वो देख उधर, कौन जा रहा है? कौन है भाई? रात के अभी 1 बज रहे हैं। मेरा मुंह छोड़। साले चिरकुट, तू तो पुलिस की तरह सायरन बजाकर मुलजिम को भगा रहा है। अब बक, ये कौन है? बोल। अपना हाथ तो हटाओ, तब तो कुछ बोलूंगा। अब तू कुछ मत बक, बस मेरे साथ चुपचाप चल, समझा? यस सर। ये कौन था? अच्छा, उस साइड चल। वो देख, उधर बैक साइड में कुछ धुआं सा उड़ रहा है ना? ओ तेरे की, इधर आ, देख क्या है। भाई क्या बात है, इतनी बड़ी लैब तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के पास नहीं होती। साला लगता है धुएं से केमिकल्स नहीं, पैसों की बू आ रही हो। ये अमीर लोग का ना क्या क्या करते हैं समझ नहीं आता। ओए समरेश, देख इधर आ। आय हाय, उफ, कितनी बुरी स्मेल आ रही है। समरेश जल्दी इधर आ। सच में यार, कितनी बुरी स्मेल है, जैसे कोई जानवर को जलाया गया है। ढोलकी, ये क्या है? माय गॉड, ये तो वो कमीनी ब्लू बर्ड है। मेरे भाई फुट ले यहाँ से। भाई मुझे नहीं करवाना अपने चेहरे का वो हाल। प्लीज भाई निकल चल यहाँ से, तुझे तेरे होने वाले बच्चों की कसम। अबे चिरकुट, देखता नहीं, मर चुकी है। और ये देख, और भी है जिन्हें केमिकल से जलाया जा रहा था, तभी इतनी बुरी स्मेल आ रही है। तू जो भी कह ले, जिंदा हो या मरी हो, मैं तो जा रहा हूँ। तो अब समझ आया कि बलवीर क्यों भाग रहा था। क्यों? जैसा कि धनपत राय ने बताया कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, और देख अरमान की लैब में ब्लू बर्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, सबसे पहला शक अरमान पे जाएगा। मुझे लगता है बस इसी डर से बलवीर भाग गया। अरे हाँ, वो तो सही बोल रहा है। याद है तुझे, जब बलवीर भाग रहा था तो अरमान चीख चीख के उससे कह रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मत भाग बलवीर, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओ यस, अब समझ में आया सारा चक्कर। सही है। मेरे साथ रहकर तेरा भी थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लगा है। कौन है वहाँ? समरेश, ये अरमान की आवाज है। अब जल्दी से फुट ले यहाँ से, नहीं तो कल की ब्रेकिंग न्यूज में हम दोनों की फोटोज दिखेंगी। इधर से निकल। ये देख, दूसरा दरवाजा खुला है। रुक जरा, पहले मैं लैब की लाइट्स ऑफ कर दूं। साले अगर आज पकड़े गए ना, तो बस फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ये पागल साइंटिस्ट हमें भी इन ब्लू बर्ड्स के साथ जिंदा जला देगा। आज तो बाल बाल बचे। अरमान इतनी रात को लैब में क्या कर रहा था? और उसकी लैब में इतनी सारी आर्टिफिशियल ब्लू बर्ड, और वो भी मरी हुई। अभी सोने दे महान दोस्त, रात के 2 बज रहे हैं। लैब से किसी तरह दौड़ते भागते हुए समरेश और ढोलकी अपने अपने कमरे तक तो लौट आए, पर लैब के अंदर ब्लू बर्ड को देखने के बाद उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वो ब्लू बर्ड उस लैब में क्या कर रही थी, और अंधेरे में लैब के पास से कौन जा रहा था? क्या वो अरमान था या फिर कोई और? इन सभी सवालों को लिए दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, और जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उनके कमरे में धनपत राय खड़े थे। गुड मॉर्निंग समरेश। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं ढोलकी?
कुछ नहीं, वो रात भर रो रहा था तभी आंखें लाल हो गई। पर रो क्यों रहा था? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो अपने डॉगी को छोड़कर आया है ना, तो इसलिए उसकी याद में सो नहीं पा रहा था। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे दोस्त ढोलकी? सीरियसली बेटा, आप अपने डॉग को इतना मिस कर रहे हो? अरे तो उसे भी ले आते अपने साथ। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। समरेश है ना, मेरी टांग खींच रहा है, बस मैं थोड़ा थक गया था। ब्रेकफास्ट रेडी है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। मिस्टर राय, मैं रंजीत से मिलना चाहता हूँ एक बार। अरे हाँ अंकल, मिलवाइए ना इन्हें रंजीत से। क्यों मिलवाएंगे नहीं? घर को चिड़ियाघर बना रखा है, जाने किस किस को बुला लेते हैं। चिड़ियाघर? अरमान, किसकी बात कर रहे हो? कल हमने भी वो लैब में चिड़िया। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे मिस्टर राय? ढोलकी, तुम कुछ कह रहे थे लैब के बारे में? अरे अरमान, ये ढोलकी जब से आया है ना, तुम्हारी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। तुम्हारी लैब का काफी नाम सुना है, तो बस वो देखना चाहते हैं हम एक बार। अरे आप सिर्फ लैब क्यों, हमारी पूरी कोठी देखिए। आपको अरमान लेकर जाएगा। अरमान बेटे, लेके जाओ इन्हें। चलिए आइए, मैं आपको मिस्टर राय की कोठी का टूर करवाता हूँ। अरमान, क्यों, ये आपकी कोठी है ना? मेरी कोठी? क्या है कि अगर राय साहब चाहें तो हमें अभी धक्के मार के निकाल दें यहाँ से। वो तो मैं उनको ऐसा कोई मौका नहीं देता। चलिए छोड़िए, आप बस उनकी जी हजूरी करिए। तो मिस्टर समरेश, ये है बेचारे रंजीत भैया का कमरा। अरमान, क्या रंजीत से मैं एक बार मिल सकता हूँ? वैसे उस दिन के इंसिडेंट के बाद से वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, पर चलिए एक बार और कोशिश करके देखते हैं। भैया दरवाजा खोलिए, देखिए आपसे आपके फ्रेंड्स मिलने आए हैं। रंजीत भैया ने तो कसम खा रखी है सामने नहीं आने की। ये इनकी पुरानी आदत है, मुश्किलों से मुंह छिपाते रहने की। जब तक रंजीत दरवाजा नहीं खोलते, चलिए तब तक हम एक एक कश ले लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड। लाइट किधर है? ये रहा। ओए समरेश, देख, रंजीत का दरवाजा खुला। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? ये धमाका कैसा हुआ? ये कैसा लाइटर चलाया आपने? लाइटर चलाने से ऐसा धमाका होता है क्या? मिस्टर समरेश, आपसे इस तरह की बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। ओह रियली सॉरी, बट आई रियली डोंट नो ये किसकी शरारत है। लाइटर से धमाका कैसे हुआ? ढोलकी, कहीं तूने तो कोई मजाक नहीं किया? अरे तू क्या बोल रहा है? अच्छा छोड़, इनसे मिलो, माय फ्रेंड रंजीत। और रंजीत ये है माई सेल्फ समरेश बनर्जी। क्या यार समरेश, तेरी शक्ल ही ऐसी है, तुझे देखते ही रंजीत ने दरवाजा बंद कर लिया। कोई नहीं, मेरा काम बस उसको एक बार देखना था, वो हो गया। रियली सॉरी अरमान, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो कहीं दिख नहीं रही, बस थोड़ा मुंह काला हो गया है। भाई मेरे, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया कर। तेरे लाइटर की वजह से ही उसके मुंह का ये हाल हुआ है। रियली सॉरी अरमान, रियली सॉरी। सॉरी? ये मजाक अगर किसी और ने किया होता ना, तो वो अब तक जिंदा नहीं खड़ा होता। अरमान, तुमको शायद सॉरी का मतलब समझ आता है। एनीवेज, मुझे नहीं लगता ढोलकी हमें यहाँ अब रुकना चाहिए। अरे सुन समरेश, रुक यार। आज की सुबह जब धनपत राय ने ढोलकी और समरेश को जगाया, तो उनकी एक बार फिर अरमान से मुलाकात हुई। और बातों बातों में जब रंजीत की बात उठी, तो समरेश ने उससे मिलने की मांग की। पर समरेश ये जानता था कि रंजीत इतने आसानी से अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा, इसलिए उसने अपना दिमाग चलाया और सिगरेट पीने के बहाने
अपने लाइटर से ऐसा धमाका किया कि उसकी आवाज सुनकर रंजीत अपने कमरे से बाहर आ गया। रंजीत की शक्ल देखते ही समरेश वहां से निकल गया। क्या समरेश को कोई सुराग मिल गया था? क्या उसने इस ब्लू बर्ड की गुत्थी सुलझा ली थी? ये तो वक्त ही बताने वाला था। समरेश कहाँ जा रहा है? फिलहाल अपनी खटारा कार निकाल, अभी लीला मेरिडियन रेस्टोरेंट जाना है। पर अभी यार, तेरे लाइटर के धमाके से जो धुआं उठा है, मतलब घर वालों पर क्या असर हुआ है वो तो जरा देख के जाते ना। ओए बेटा, निकाल ले फिलहाल, बातें बढ़ने से पहले। बाय द वे, मैंने देखा वहां पर एक हॉट सी लड़की भी आई है। कहीं तू अच्छा बेटा, कहीं तू उसके लिए तो नहीं रुकना चाहता? वैसे वो लड़की थी कौन? ओए होए, लड़की देखी नहीं कि तेरा बोलने का अंदाज ही बदल गया। वैसे वो धनपत राय की बेटी दामिनी है। पर बेटा, तेरी नजर तो बड़ी तेज है। वैसे लड़की हॉट बहुत थी। क्या नाम बताया? दामिनी। चल अब गाड़ी निकाल, क्योंकि पीछे देख, मिस्टर राय और दामिनी दोनों हमारी ओर आ रहे हैं। ढोलकी, प्लीज समरेश को रोको। दामिनी, क्या हुआ था अभी? मैं तो धमाके की आवाज से दौड़ता हुआ आया। पापा, मिस्टर समरेश ने अरमान भैया को सिगरेट ऑफर की थी और लाइटर जलाते ही एक छोटा सा धमाका हुआ। एंड यू वोंट बिलीव, रंजीत भैया अपने कमरे से बाहर निकल आए, पर तभी फिर क्या हुआ दामिनी? अरमान को कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं पापा, वो तो बस एक छोटा सा धमाका था। हाँ, भैया एकदम से डर गए थे। और आप अरमान भैया का गुस्सा तो जानते ही है ना, उन्होंने काफी भला बुरा कह दिया है मिस्टर समरेश को। ओह, अरमान, ये लड़का लगता है सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। जाओ देखो कहीं समरेश चला तो नहीं गया। समरेश यार, एक बात बता, तू इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लेता है? ये सब कुछ तेरा प्री प्लान रहता है क्या? मीन्स क्या? कौन सा प्लान? एक ही, तूने एक धमाका किया और रंजीत की शक्ल देख ली, फिर अरमान को गुस्सा दिला के वहां से निकल पड़ा। दोस्त, मेरी तो समझ के बाहर है तेरी हरकतें। समझने की कोशिश भी मत कर। अब मैं रिजॉर्ट के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर यहीं इंतजार कर, ठीक है? मैं बोलूंगा तभी अंदर आना। ओके सर, चाहिए फिर। हे, हेलो वेटर, प्लीज गिव मी वन कोल्ड कॉफी। लगता है अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए, किसी तरह कुछ सुराग मिल जाए। ये क्या है? ओह, बर्ड, ब्लू बर्ड। प्लीज हटिए, आप लोग जगह दीजिए। आपका नाम क्या है? मैं समरेश। मिस्टर समरेश, आप आइए मेरे साथ। मिस्टर समरेश, मैं विशाल। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? अभी अभी ब्लू बर्ड के अटैक से मैं बाल बाल बचा और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? आपने ब्लू बर्ड देखी? सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे इस रिजॉर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और अगर मुझे फंसाने की कोशिश की ना, तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अरे अरे अरे, मैंने क्या किया? तुझे उस कमीने रंजीत ने भेजा है ना? ये ले, इस चेयर से मैं तेरा सर। अरे भाई, बच्चे की जान ही ले लोगे क्या? मैं रिपोर्टर हूँ। आपने फेमस न्यूज़पेपर डेली न्यूज़ का नाम सुना है ना? सुना है ना आपने? मैं उसी में क्राइम रिपोर्टर हूँ। ओ देखिए, मैं अपने दोस्त से ही मिलवाता हूँ। हेलो ढोलकी, जल्दी अंदर आना रिजॉर्ट में। क्या हुआ?
तू जिंदा है अभी तक? मैंने तो सोचा कि ब्लू बर्ड के साथ हनीमून के लिए निकल पड़ा होगा। साले तू अंदर आ, यहाँ पर एक आदमी मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, जल्दी आ। ओह, अभी आता हूं। क्या चल रहा है यहाँ पर? आपको इस भले इंसान से क्या परेशानी हो गई? ये मेरा दोस्त चींटी पर भी पैर रखने से डरता है और आप मारने के लिए इतना बड़ा टेबल उठाए खड़े हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ। अरे नहीं, अब फिर से पुलिस? देखिए, ये रंजीत की तरह मेरे रिजॉर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे इन पर ब्लू बर्ड ने अटैक किया है। क्या ये सच कह रहे हैं? तुझ पर ब्लू बर्ड ने अटैक किया? जी नहीं, ना ही मैंने ब्लू बर्ड देखी और ना ही उसने मुझ पे अटैक किया। मुझे तो बस आपसे सच्चाई पता करनी थी। बाय द वे, माय नेम इज समरेश बनर्जी। आई एम फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ही इज माय फ्रेंड ढोलकी। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो अब मिस्टर विशाल, आप हमें पूरी कहानी बताइए कि उस रात यहाँ पर हुआ क्या था, ठीक है? ओह, आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज आप लोग बैठिए। आप लोगों को पता ही होगा कि लीला मेरिडियन रिजॉर्ट मिस्टर धनपत राय जी का है। हाँ, ये बात तो सबको पता है। पिछले 2 सालों से मैंने इस रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और मैंने इसमें अपना काफी पैसा लगाया है। पर मैं जानता हूं ये बात रंजीत को पहले दिन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर रंजीत को आपसे क्या परेशानी है? एक्चुअली हम दोनों ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करते हैं। मैं गोवा सामाजिक दल से हूं और रंजीत स्वदेशी पार्टी से है। इंटरेस्टिंग। और हम दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करते हैं और हर तरह का सपोर्ट करते हैं। पर क्या? पर पिछले कुछ सालों से उसके कैंडिडेट्स को कहीं भी कोई सीट नहीं मिली और और आपको पता है कि मुझे सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन? और कोई नहीं, वन एंड ओनली धनपत राय। बस तब से रंजीत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या? पर रंजीत तो उनका बेटा है ना? फिर ढोलकी, थोड़ा शांति से बैठ जा, समझा? शांति? यहाँ पर इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं और तू कह रहा है शांति? तू जा शांति से मिलने। तुझे याद है ना ब्लू बर्ड? वो अभी भी यहाँ पर है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जो नाम दिया वे। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि रंजीत आपके पीछे पड़ा हुआ है, पर धनपत राय अपने बेटे को ना सपोर्ट करके आपको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? इसके पीछे क्या राज है? हाँ, इसके पीछे क्या राज है ये तो नहीं पता, पर हाँ ये जरूर पता है कि बाप बेटे के बीच कुछ तो अनबन है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि रंजीत अपने कैंडिडेट्स के हारने के बाद बौखलाया हुआ सा था और उसे पता था कि मैं ऑपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। फिर भी वो इसी रिजॉर्ट में क्यों पार्टी करने आया और ब्लू बर्ड ने सिर्फ उस पर ही क्यों अटैक किया? हाँ, आपने ब्लू बर्ड को देखा था? यही तो बदकिस्मती है। मैं उस दिन अपनी पार्टी के साथ जीतने की खुशी में एंजॉय कर रहा था और ये बात भी रंजीत को पता थी और ठीक उसी दिन ये सब कांड हो गया। आप मानिए, रंजीत काफी दिनों से चाहता था कि मिस्टर राय रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसके किसी और को दे दे और फिर उसके कैंडिडेट्स का हारना। बस यही वजह है कि वो मुझे बदनाम करना चाहता है, मेरे रिजॉर्ट बिजनेस को बर्बाद करना चाहता है। पर मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगा और इस रंजीत के बच्चे को तो। अरे मिस्टर विशाल, इतना गुस्सा सही नहीं है। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर ये केस यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अच्छा, वो कैसे?
मैं तो ये कह रहा था कि मेरा काबिल दोस्त समरेश बैनर्जी है ना, ये सब संभाल लेगा। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अब क्या नहीं समझ में आया? यही कि तू विशाल को एक मारता तो ये चारों खाने चित हो जाता, पर तूने मुझे बुलाया। मुझे उसे चारों खाने चित नहीं करना था, उसको गुस्सा दिलाया तभी उसने अपना मुंह खोला, नहीं तो सच बात कभी नहीं बताता, समझा? ओह यस। आप यहाँ? मैंने कुछ नहीं कहा। रंजीत का चेहरा देखने के बाद सरमेश ने ढोलकी को सीधा उस रिसोर्ट की ओर चलने को कहा जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। वहां पहुंचने पर जब उसने ब्लूबर्ड का नाम लिया तो वहां का मैनेजर विशाल आग बबूला हो गया। हालांकि जब समरेश ने खुद को एक क्राइम रिपोर्टर बताया तो विशाल ने खुलासा किया कि ये सारा ब्लूबर्ड का किस्सा बस रंजीत की एक चाल है, उसका रिसोर्ट हथियाने की। पर क्या विशाल की बातें सच्ची थी? क्या रंजीत सच में विशाल से उसका रिसोर्ट हड़पना चाहता था या फिर बात कुछ और ही थी? समरेश के दिमाग में ये सारे सवाल आ ही रहे थे कि अचानक से वहां धनपत राय पहुंच गए। आप मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता केस के बारे में। विशाल, घबराने की कोई बात नहीं। ये लो, पानी पी लो। समरेश, तुम दोनों बिना बताए चले आए और मैं मेरे भतीजे अरमान की तरफ से तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। मैं क्या बताऊं, कई बार अरमान अपनी हदें पार कर देता है। रियली सॉरी फॉर हिज मिसबिहेवियर। प्लीज डोंट माइंड इट। ओह, इट्स ओके मिस्टर राय। बाय द वे, हम अपने साथ माइंड रखते ही नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट आवर माइंड। ढोलकी, चल अपनी खटारा निकाल, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। पर तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? समरेश, कुछ बताएगा जाना कहाँ है? ढोलकी मेरे दोस्त इतने सवाल नहीं करते। हा? फिलहाल तू कार में बैठ और हम चलते हैं जानकी अंबुजा के यहाँ मिस देवी के दर्शन करने। देख मेरे भाई, अब प्लीज वहां कोई धमाका मत करना। एक धमाके में तो अरमान गुंडों से पिटवाने की बात कर रहा था, अब अगर यहाँ भी कुछ हुआ तो ये तो हमें दीवार में ही चुनवा देगी। वैसे भी ये देवी मुझे बिल्कुल देवी की तरह नहीं लगती। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या लगती है, नागिन या फिर क्या लगती है? अबे ऐसा मत बोल, बेहद खूबसूरत है भाई। अच्छा, तो बात चलाना मेरी, क्योंकि अब रंजीत से तो शादी करेगी नहीं वो, और मेरे से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसे? और वो अमीर बाप की बेटी भी है। भाई बस मेरे तो मजे ही रहेंगे, घर जवाई बन के रहूंगा। साले तू नहीं सुधरेगा कभी। अच्छा वो देख, मिस्टर अंबुजा की कोठी। अच्छा फिलहाल सुन, मैं मिस्टर अंबुजा की कोठी के अंदर जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर में अंदर आना, ठीक है? यस बॉस। कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे तो मैं अपना नाटक शुरू करूं। यस, कौन? Who's there? कौन है वहाँ? किससे मिलना है? ओह, लगता है ये मिस देवी की आवाज है। मैडम फर्स्ट फ्लोर से आवाज दे रही हैं। चलो अपना बेहोश होने का नाटक शुरू करता हूँ। किससे
करना चाहते हैं? अरे अरे ये क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है? पापा पापा प्लीज इधर आइए पापा। देवी बेटा, ये कौन है? और ये तो बेहोश हो गया। पापा मुझे भी नहीं पता ये कौन है। मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम में थी, तब मैंने देखा था कि कोई मेन गेट से अंदर आ रहा था। मैं तुरंत नीचे आई कि देखूं कौन है। मैं जैसे ही मैंने डोर ओपन किया ये बेहोश हो गए। ओके ओके, कॉल द डॉक्टर। हाँ यस पापा। देवी चलो इसे ड्राइंग रूम तक ले चलते हैं। हाँ पापा आप ठीक कह रहे हैं। पापा मैं इधर हाथों से पकड़ती हूँ। आप मैं कहाँ हूँ? देवी बेटा एक ग्लास में पानी लेके आओ। देखो इसे होश आ रहा है। आप ठीक तो है? ये पानी लीजिए। हाँ। ओह रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक ब्लू बर्ड ठीक सामने से उड़ते हुए गई। ओह नो, अगेन ब्लू बर्ड। पापा प्लीज, ब्लू बर्ड यहाँ पे आ गई। सच में आपने ब्लू बर्ड को देखा? ये कैसी चिड़िया जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है? पापा प्लीज डू समथिंग। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे पापा। मैंने रंजीत को खोया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा प्लीज। बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और आपका परिचय मिल सकता है क्या? मैं जानकी अंबुजा। ओह आई एम रियली सॉरी मिस्टर अंबुजा, आप लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा नाम समरेश बनर्जी है और मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से हूँ। रंजीत का केस मैं ही देख रहा हूँ। ओह ओके, तो आप मिस्टर समरेश बनर्जी हैं? हाँ मैंने आपके बारे में काफी सुना है। अरे तुझे क्या हुआ? तू लेटा क्यों है? सब ठीक तो है? देवी देखो, रंजीत का फ्रेंड ढोलकी आया है। नमस्कार अंकल जी। हाँ मैं ढोलकी, रंजीत का फ्रेंड हूँ। और ये समरेश, आप इससे तो मिल ही चुके होंगे। जी हाँ, ये अपने किसी फ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ आए और फिर अचानक से बेहोश हो गए। कह रहे हैं इन्होंने ब्लू बर्ड को देखा है। हे भगवान, फिर से ये कमीनी चिड़िया। भूत पिसच निकट नहीं आवे जो हनुमान नाम ध्यावे। भूत पिसच निकट नहीं आवे जो हनुमान नाम ध्यावे। ढोलकी मेरे दोस्त, थोड़ा आप समझ जाएं, मुझे आगे की इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। पापा मैंने आपको बताया था ना, उस दिन न्यू ईयर की पार्टी में ढोलकी हमारे साथ ही थी। हाँ बेटा, आपने मुझे बताया था। देखिए आप दोनों मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बताइएगा प्लीज। कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं सब सुनाता हूँ, बस आप मुझे इतना अश्योर कीजिए कि मेरी बेटी पर कोई आंच नहीं आएगी। ओह इस बात की आप फिक्र बिल्कुल मत करिए। यही कोई 2 साल पहले की बात है। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तब धनपत राय ने मुझे काफी हेल्प की और मुझे अपना रिजॉर्ट उनके पास गारंटी के लिए रखने को कहा। पर मेरी बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि ये बात किसी को पता न चले, क्योंकि मेरा नाम मार्केट में खराब हो जाता। तभी मिस्टर राय ने विशाल को इस रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर देवी की शादी का प्रपोजल किसका था? मैं और रंजीत एक बुक शॉप में मिले थे और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रंजीत कौन है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि मैं जानता था कि धनपत राय कैसा इंसान है। कैसा इंसान मतलब? पापा प्लीज रहने दीजिए। वैसे भी अब हम क्या ही कर सकते हैं। रंजीत ने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए। मिलना तो दूर, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। देवी, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता उसके व्हाइट स्पॉट होने से? ढोलकी, अगर ये हादसा शादी के बाद होता तो भी क्या मैं उसे छोड़ देती? मैंने प्यार किया है उससे प्यार किया है मैंने। ओह प्लीज देवी, संभालो अपने आप को। मुझे सच में ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आजकल के जमाने में भी ऐसी लड़कियां होती हैं जो सूरत से ज्यादा सीरत पर मरती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो ढोलकी तुम। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम बहुत जल्द ही इस ब्लू बर्ड की गुत्थी को सुलझा लेंगे। और हाँ देवी, तुम बिल्कुल उदास मत हो।
हम रंजीत को भी वापस ले आएंगे। क्यों समरेश? हाँ, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम रंजीत को भी वापस ले आए। मैं आप लोगों को किस तरह धन्यवाद दूं? मेरे पास लफ्ज ही नहीं है आपको शुक्रिया कहने के लिए। पर इसके पहले एक बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या बात? यही कि मिस्टर धनपत राय लीला मेरिडियन रिसोर्ट के मैनेजर विशाल से बात करने के बाद समरेश का दिमाग चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लू बर्ड के अटैक का असली सच आखिर क्या था। और इस सच को जानने के लिए उसने देवी और उसके पिता जानकी अंबुजा से बातचीत करने का डिसीजन लिया। जानकी अंबुजा के घर पहुंचकर जब उसने अपने बारे में बताया कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है, तो जानकी अंबुजा ने सारे राज खोल दिए। पर शायद अभी कुछ ऐसी बातें जाननी बाकी थी जो इस केस को पलट कर रख सकती थी। हाँ, तो मिस्टर अंबुजा, आप धनपत राय के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, पर कई इन बातों से मेरी बेटी देवी पर तो कोई आंच नहीं आएगी। क्यों? ऐसी क्या बात है जिससे आपकी बेटी पर आंच आ सकती है? देखिए मिस्टर अंबुजा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी छुपाएंगे तो आपके साथ साथ रंजीत की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी हाँ, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, पर धनपत राय को समझना इतना आसान नहीं है। अब लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया इट वाज वेल प्लान्ड, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा बिजनेस काफी लॉस में चल रहा है, वो खुद मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है और फाइनेंशियल हेल्प के बदले में मुझसे मेरा रिसोर्ट लीला मेरिडियन गारंटी के तौर पर रखने को कहा, और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और पापा, मुझे इस बात की कभी खबर ही नहीं होनी थी कि वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इसी दौरान मेरी मुलाकात रंजीत से हुई और हम एक दूसरे को प्यार करने लगे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रंजीत मिस्टर धनपत राय के बेटे हैं। हाँ, जब देवी एक दिन रंजीत को मुझसे मिलाने के लिए घर पर लेकर आई, तब मुझे पता चला कि वो धनपत राय का बेटा है। फिर मिस राय शादी के लिए मान गए? हाँ, पर सरप्राइजिंगली वो मेरी माली हालत जानते हुए भी शादी के लिए तैयार हो गए। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं अपना रिसोर्ट उनके नाम कर दूं, और ये बात उन्होंने रंजीत से बताने के लिए मना किया था। आपने इसकी वजह नहीं जाननी चाहिए कभी? हाँ, मैं इसकी वजह जानना चाहता था, पर मेरे पास पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं तो अब दोनों तरफ से फंस चुका था। इतना बड़ा लोन और ऊपर से बेटी का रिश्ता। और देवी, आपने ये सब बातें रंजीत को नहीं बताई? मुझे पापा ने ये सब बातें बताई ही नहीं थी। ये सब तो मुझे न्यू ईयर के दिन हुए एक्सीडेंट की बात पता चली। ओह, मुजरिम मिस्टर राय की कोठी में ही है। कमांड ढोलकी, इस वक्त हमें निकलना होगा। अरे आप लोग ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं, चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। देवी प्लीज बेटा, देखो क्या लेना पसंद करेंगे ये दोनों। ओह रियली सॉरी, मैं इन सब बातों में आप लोगों से चाय कॉफी के लिए तो पूछना भूल ही गई। क्या लेंगे आप दोनों? नहीं, अभी हम निकलना चाहेंगे। ढोलकी प्लीज निकाल अपनी खटारा। यार, अब इतनी भी बेइज्जती मत किया कर मेरी प्यारी कार की। चलो फिलहाल चलो। मिस्टर अंबुजा और मिस देवी, थैंक यू सो मच इतनी सारी इंफॉर्मेशन देकर इस केस को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करने की। थैंक यू। अब बको, कहाँ जाना है? और सच बताऊं साले, तूने तो मुझे अपना ड्राइवर ही बना डाला है। और ढोलकी साले, तूने क्या किया? गोवा घुमाने के नाम पे लेके आया था, मेरी छुट्टियां बर्बाद की और गोवा भी नहीं घुमाया। इतनी खूबसूरत लड़कियों से मिलवा भी रहा है तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा है, ये किसी की मंगेतर है, ये नागिन है, वो हॉट है। तू साले किसी काम का नहीं है, इसलिए चुपचाप ड्राइवर बना रहे। हाँ, मानता हूँ यार कि मैं तुझे गोवा घुमाने के बहाने से लेके आया था, पर घूम ही तो रहा है तू जब से आया है। कभी लीला में जाके क्या ऑर्डर किया था? कोल्ड कॉफी। वो अलग बात है कि अपनी हरकतों की वजह से मैनेजर से मार खाते खाते बचा था। बस बहुत हो गया तेरा रोना गाना। अब कार की स्पीड बढ़ा और चल।
समरेश और ढोलकी थोड़ी देर में धनपत राय की कोठी पहुंच गए, जहां समरेश सारे राज खोलने वाला था। चलिए उतरिए सर, हम धनपत राय की कोठी में पहुंच गए हैं। अच्छा सुन, फिलहाल सीधे हम अरमान से मिलेंगे, ठीक है? अरे भाई, कल तो उसने छोड़ दिया था, अब तो गुंडों को बुलवा के पिटवाएगा। पता नहीं तेरे ऐसा फट्टू दोस्त कैसे बना। अब जल्दी चल, सीधे अरमान की लैब चलते हैं। समरेश, वो देख अरमान। हे भगवान, सच देख जरा, किसी पागल साइंटिस्ट से कम नहीं लग रहा कमीना। हेलो अरमान, रियली सॉरी कल के इंसिडेंट के लिए। वो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम काफी परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ, छोड़ो। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमसे ही मिलने आए हैं। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम रंजीत के केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बातें जाननी थी। हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा, प्लीज तुम लोग पहले बैठो। अच्छा, वो तुम्हारा असिस्टेंट, क्या नाम है उसका? बलवीर। हाँ, वो बेचारा। हाँ, वो क्यों भाग रहा था उस दिन, जिस दिन हम तुम्हारी कोठी में पहली बार आए थे? हाँ, बलवीर काफी डरा हुआ था। एक्चुअली हमने इसी लैब में ब्लूबर्ड का इन्वेंशन किया था। मैं और बलवीर दिन रात इस पर काम कर रहे थे कि एक फाइनल ट्रायल लेकर हम गवर्नमेंट को ये इन्वेंशन दे देंगे। पर इसके पहले ही रंजीत भैया पर ब्लूबर्ड ने अटैक कर दिया, जिससे बलवीर काफी डर गया। उसे लगा पुलिस अब हमें अरेस्ट कर लेगी। हाँ, तभी तुम उस दिन बलवीर के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, पुलिस से डरो मत। हाँ, मैं बलवीर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि डरो मत, पर वो तब से गायब है। मुझे उसकी भी फिक्र है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। अच्छा, उसकी फिक्र मत करो, वो हमारे पास सेफ है। ओह, थैंक यू सो मच। तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? अगर मैं ये बात पहले बता देता तो तुम मुझे सही बात नहीं बताते। एनीवेज, इन्वेंशन किस पे कर रहे हो? हमारा ये इन्वेंशन एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए था। हम इस तरह की एक बर्ड डिजाइन कर रहे थे कि जिसमें हम एक वायरस इंड्यूस करेंगे, और इस वायरस में ऐसा केमिकल कंपाउंड रखेंगे जो बीमार या इंजर्ड लोगों की क्विक रिकवरी करेगी। और हम उन लोगों की जान बचाना चाहते थे जिन तक हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत नहीं पहुंचा सकते, स्पेशली आर्म फोर्सेस, जो कई बार ऐसी लोकेशन में इंजर्ड हो जाते हैं जहां तक मेडिकल हेल्प आसानी से नहीं पहुंचाई जा सकती। वाओ, ये तो बहुत अच्छा इन्वेंशन है अरमान। यस, आई नो, पर अभी तक ये इनकम्प्लीट था। इसके पहले ही किसी ने कुछ ब्लूबर्ड्स लैब से गायब कर दी। इस बात की रिपोर्ट आपने पुलिस में की? रिपोर्ट करता, पर उसके पहले ही रंजीत भैया पर ब्लूबर्ड का अटैक हो गया। ये ब्लूबर्ड कैसे वर्क करती है? मींस ऑपरेट कैसे होती है? ये बर्ड एक रिमोट टॉय की तरह है, बेटर देन अ ड्रोन, मोर मैनूवरेबल, और इसकी रेंज काफी दूर तक की है। ओह, ओके, इसका मतलब है ये अपने आप नहीं चलती। नहीं, इसे किसी को रिमोटली ऑपरेट करना पड़ता है, और जिसके पास हमें मेडिसिन पहुंचानी है उसके साथ हम मोबाइल नेटवर्क या वॉकी टॉकी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर मेडिसिन को हम बर्ड की बीक में एक छोटे से इंजेक्शन के साथ इंसर्ट कर देते हैं। फिर बर्ड नेटवर्क को फॉलो करती हुई पेशेंट के पास पहुंच जाती है और अपनी चोंच से उसकी नेक के थ्रू मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है, और इस सारे प्रोसेस को इजीली रिमोट के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। अच्छा, तो इस ब्लूबर्ड में हम चाहें तो पॉइजन या कोई और हार्मफुल मेडिसिन भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, और मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी यहाँ से बर्ड चुराई है उसने कुछ ऐसी मेडिसिन या केमिकल को इंसर्ट किया है जिसके रिएक्शन से रंजीत भैया को वाइट स्पॉट्स हो गए। ओह, ओके। अच्छा, तुमको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? वैसे तो पर्सनली मैं राय अंकल को बिल्कुल लाइक नहीं करता, बट डाल के अंबुजा के घर से निकलने के बाद भी समरेश के दिमाग में
कई सवाल थे, पर कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो चुका था कि इस ब्लू बर्ड के अटैक के पीछे का असली मुजरिम कौन है। धनपत राय की कोठी पहुंचने के बाद समरेश की मुलाकात एक बार फिर अरमान से हुई और उससे बात करने के बाद समरेश के लिए ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चुका था। अब बाकी था तो बस मुजरिम को पकड़ना। समरेश ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने धनपत राय आ खड़े हुए। समरेश, अरे कब आए तुम लोग यहाँ? ओ मिस्टर राय, बस थोड़ी देर पहले ही आए हम। अच्छा हो तुम मुझे यहीं मिल गए। वैसे अरमान से क्या बात चल रही थी? अरमान से हम उसके इन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे थे। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कोई खास बात करनी थी क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या तुम कोठी तक चलोगे? हाँ, चलिए चलते हैं। ढोलकी सुन, तू 15-20 मिनट में अरमान को लेके अंदर आ जाना, समझा? यस मिस्टर राय, आप कुछ कहना चाहते थे। समरेश, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अरमान तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रियली? पर आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अरमान कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता और आज तुम लोगों से कितने प्यार से बात कर रहा था। और तुम्हें तो पता ही है कि ब्लू बर्ड जिसने मेरे बेटे रंजीत की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी अरमान की लैब से ही मिली थी। किसको मिली? आपको? ना, मुझे क्यों मिलेगी? मुझे नहीं मिली। वो तो आप लोगों को मिली थी ना। पर मैंने तो आपको अभी तक बताया ही नहीं कि मुझे अरमान के लैब में ब्लू बर्ड मिली है। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपने नहीं बताया। एक्चुअली मुझे पता था कि अरमान किसी मशीन का इन्वेंशन कर रहा है जिसे उसने ब्लू बर्ड का नाम दिया है। तो फिर आपको कैसे पता चला कि अरमान क्या इन्वेंशन कर रहा था? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि अरमान अपनी लैब में किसी को आने नहीं देता। हाँ, अंदाजा लगाया मैंने कि वो शायद वही ब्लू बर्ड हो। तो आपको ये बात पता थी? वेरी नाइस। तो आपको ये भी पता होगा कि ब्लू बर्ड किस लिए बनाई गई थी? अच्छा हाँ, आप मुझे क्या बताना चाहते थे? यही कि अरमान का इंटेंशन कभी सही नहीं था। ब्लू बर्ड का इन्वेंशन ही उसने गलत काम के लिए किया था। उसका इरादा था कि वो अपने इन्वेंशन को किसी टेरर ग्रुप को सेल कर देगा और उनसे बड़ी रकम लेकर बाहर किसी कंट्री में सेटल हो जाएगा। पर मुझे जैसे ही ये सब पता चला, मैंने उसी वक्त एक प्लान बनाया कि इसके असिस्टेंट बलवीर को कुछ ले देकर उससे अरमान के खिलाफ कुछ एविडेंस निकलवाऊं। और वो भी बड़ा शातिर दिमाग आदमी था, कुछ भी उगलने को तैयार नहीं हुआ। फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अरमान का दिमाग बहुत तेज है। वो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ेगा। ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी पहले से ही अरमान पर शक था। पर रंजीत पर हमला करके उसे क्या फायदा हुआ? हाँ, मैं भी इस बात से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि रंजीत पर हमला करने से तो अरमान की मुश्किलें और बढ़ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझ पर हमला करके अरमान का ही तो लॉस हुआ। यही कह रहे थे ना आप, पापा? अरे रंजीत, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि तुम आज इतने दिनों बाद अपने रूम से बाहर निकले हो। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही आज आपका असली चेहरा देखकर। क्या बोल रहे हो बेटा ये सब? धनपत राय, तुम्हारी असलियत बोल रहा हूँ। और अब तो दुनिया को भी आपके सारे कारनामे बताऊंगा। रंजीत, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? बाप? कौन सा बाप? कैसा बाप? वो जो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रहा था। बंद करो ये बकवास। मुझे लगता है ब्लू बर्ड ने सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही नहीं, दिमाग भी खराब कर दिया है, इसलिए अपने बाप की इज्जत करना भूल गए हो। सही कह रहे हो तुम धनपत राय। तुमने तो मेरी माँ को भी बहुत इज्जत बख्शी थी, याद है ना? मुझे लगता है रंजीत पागल हो गया है। मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए।
से कोई जाल बुनना मेरे खिलाफ। रंजीत, तुम ठीक तो हो? और ये सब क्या बात कह रहे हो? मिस्टर राय ने कोई साजिश की है तुम्हारे खिलाफ? किस साजिश की बात कर रहे हो तुम? समरेश, तुम जानते नहीं हो कि मेरे साथ क्या चाल चली गई थी। क्या बात है? मुझे तुम एक एक करके सब साफ साफ बताओ, ठीक है? मेरी माँ जब प्रेग्नेंट थी तभी मेरे पापा को किसी ने जहर देकर मार डाला था और इस बात का पता कभी नहीं चल पाया कि किसने ये काम किया था। धनपत राय मेरे पापा के दूर के कजन थे जो मेरे पापा के पास काम मांगने आए थे। पापा ने उनको अपने साथ बिजनेस में लगा लिया। पान मसाले का बिजनेस पापा ने अपनी मेहनत से स्टार्ट किया था। मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब मिस्टर राय ने मीठी मीठी बातें करके मेरी माँ का विश्वास जीता। मीन्स मिस्टर राय आपके रियल फादर नहीं है? नहीं, माँ को इमोशनली वीक देखकर मेरे पैदा होने के कुछ सालों के बाद ही इस इंसान ने मेरी माँ से शादी कर ली और बस कुछ सालों में ही इस धनपत राय ने मेरे डैड के बिजनेस पर कब्जा कर लिया। फिर मैं जब यही कोई 17 साल का हुआ तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपने पापा का बिजनेस संभालना शुरू करूं, पर इसके पहले कि माँ कुछ कर पाती वो बहुत बीमार रहने लगी और फिर रंजीत, संभालो अपने आप। उस दिन मेरा 18th बर्थडे था। हम सभी बहुत खुश थे। माँ ने बहुत सारी तैयारियां की थी, पर अचानक माँ की हालत बहुत बिगड़ गई और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। रियली सॉरी। इट्स ओके। पर तुम मिस्टर राय से इतना नाराज क्यों हो? एक्चुअली आज ही मुझे माँ की लिखी पुरानी डायरी मिली। किसी ने लंच के साथ मेरे रूम में भिजवाई थी और मैं अपनी माँ की लिखी राइटिंग बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि माँ तुम्हारी हैंड राइटिंग ना बिल्कुल पेंटिंग जैसी लगती है। अच्छा, उस डायरी में क्या कुछ खास लिखा था? जो माँ ने कई सारी बातें लिखी थी उसमें, वसीयत के बारे में भी कि मेरी शादी होते ही ये पूरी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। ओह माय गॉड। रंजीत के इस खुलासे के बाद समरेश ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने धनपत राय को अरेस्ट कर लिया। पर इतना कुछ होने के बाद भी ढोलकी मानो अपनी ही दुनिया में मगन था। उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि असली मुजरिम कौन था। इसलिए जैसे ही समरेश अपनी फॉर्मेलिटीज निपटाकर फ्री हुआ, उसने समरेश से सवाल करने शुरू कर दिए। समरेश, तू तो मुझे अरमान के लैब में छोड़ के चला आया, फिर हुआ क्या? असल में हुआ क्या ढोलकी की, जब मैं और मिस्टर राय बात कर रहे थे तभी वहां रंजीत आ गया और उसने खुलासा किया कि मिस्टर राय उसके रियल फादर नहीं है। बस इतना सुनना था कि मेरे सामने सारी तस्वीर साफ हो गई। वो कैसे? वो ऐसे मेरे दोस्त, क्योंकि रंजीत की माँ ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जैसे ही रंजीत की शादी होगी उसकी सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। तो अब धनपत राय को एक तीर से दो निशाने करने थे। ओके, मतलब एक शिकार तो था रंजीत, पर दूसरा कौन? अरमान। देख, मिस्टर राय ने ब्लू बर्ड में पॉइजन इंड्यूस किया, उससे रंजीत पर अटैक करवाया, पर यह पॉइजन रंजीत की गर्दन में ठीक से इंजेक्ट हो नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले ही उस ब्लू बर्ड को अपनी गर्दन से दूर झटक दिया। पर जितना पॉइजन रंजीत की नेक की अपर स्किन पे इंजेक्ट हो पाया था, उसका रिएक्शन हो गया और उसके फेस में वाइट स्पॉट्स आना शुरू हो गए। अब जाहिर सी बात है कि सबका शक तो अरमान पर ही जाता, क्योंकि ब्लू बर्ड उसी का इन्वेंशन थी। ओह यस। फिर क्या? मिस्टर राय जो चाहते थे वो ऑलमोस्ट हो गया।
क्योंकि उन स्पॉट्स के बाद रंजीत की अब शादी शायद कभी नहीं होती और अरमान जेल चला जाता और फिर सारी जायदाद मिस्टर राय के नाम हो जाती। पर एक बात समझ नहीं आई कि जब सब कुछ किया धरा मिस्टर राय का ही था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना जोर क्यों दिया? उन्हें लगा तेरी तरह तेरा दोस्त भी होगा, यानी मैं भी घोचू टाइप का होऊंगा। कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर देंगे और किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं होगा। घोचू? साले घोचू किसको बोला? न्यू केस न्यू जर्नी। चल मेरे दोस्त ढोलकी, फिर कोई नया केस आ गया है। हेडक्वार्टर से फोन आ रहा है।